हेलो बच्चों, कैसे आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आप पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। तो जैसे कि हम फार्माकोग्नोसी पढ़ रहे थे और यूनिट थर्ड तक हमने कवर किया था। यूनिट फोर्थ में भी हमने पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड देखा था और आज हम यूनिट फोर्थ का पार्ट थर्ड कवर करेंगे, जिसके अंदर बेसिकली डिफरेंट सिस्टम्स ऑफ मेडिसिन पढ़ेंगे कि कौन कौन से सिस्टम्स इन्वॉल्व होते हैं फार्माकोग्नोसी के अंदर और उनका क्या रोल होता है और क्या इंपॉर्टेंस होती है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बताना चाहूंगा कि किसी भी टाइप के सब्जेक्ट नोट्स अगर आपको चाहिए हो तो कटारा फाइल्स का ऐप आप डाउनलोड कर सकते हो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अवेलेबल है और प्ले स्टोर से भी डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हो। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। तो आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे रोल ऑफ फार्माकोग्नोसी इन सिद्धा सिस्टम। मतलब जो सिद्धा सिस्टम ऑफ मेडिसिन होता है उसके अंदर फार्माकोग्नोसी का क्या रोल होता है बेसिकली। तो इसके अंदर सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू सिद्धा देखते हैं। तो इसके अंदर है सिद्धा इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिस्टम्स ऑफ मेडिसिन प्रैक्टिस्ड मैनली इन तमिलनाडु। मतलब सिद्धा एक ऐसा ओल्डेस्ट सिस्टम ऑफ मेडिसिन है, यानी कि ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन ही है, जो कि सबसे ज्यादा तमिलनाडु में यूज किया जाता था। इसके बाद है डेवलप्ड बाय सिद्धार्थ। मतलब ये धीरे धीरे डेवलप किया गया सिद्धार्थ के द्वारा। और इसके यूजेस की अगर हम बात करें तो वो है हर्ब्स। मतलब ये हर्ब्स के फॉर्मुलेशन में, यानी हर्ब्स मिलते हैं इससे मेडिसिनल वैल्यू की। मेटल्स के अंदर यूजफुल होता है ये। मिनरल्स के अंदर भी, क्योंकि इसके अंदर काफी मिनरल्स भी पाए जाते हैं। और एनिमल प्रोडक्ट्स भी इससे बनाए जाते हैं। इसके बाद में बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ सिद्धा की बात करें कि सिद्धा के कौन बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं। तो इसके अंदर बेस्ड ऑन बैलेंस ऑफ, मतलब ये किस किस चीजों के बैलेंस पे बेस्ड होता है। तो इसके अंदर है वतम, पितम और कफ। मतलब जो वत पित्त कफ होता है बेसिकली, जैसे त्राइदोसा थ्योरी थी पहले हमने पढ़ा था पार्ट सेकंड के अंदर। तो बेसिकली उसी के अकॉर्डिंग है ये। सिमिलर टू आयुर्वेदा त्राइदोस थ्योरी। मतलब जैसा आयुर्वेदा की त्राइदोसा थ्योरी थी जिसके अंदर वत पित्त और कापा था, वैसे ही ये इन्हीं प्रिंसिपल्स पे बेस्ड होता है, जिसके अंदर वातम पितम और कापा मारता है। इसके बाद में रोल ऑफ फार्माकोग्नोसी इन सिद्धा की बात करते हैं कि फार्माकोग्नोसी के अंदर सिद्धा का क्या रोल है। इसके अंदर है आइडेंटिफिकेशन ऑफ मेडिसिन प्लांट्स। मतलब इसके अंदर मेडिसिनल प्लांट की आइडेंटिफिकेशन हम कर सकते हैं। इसके अंदर है करेक्ट प्लांट आइडेंटिफिकेशन इंपॉर्टेंट फॉर मेडिसिन प्रिपरेशन। मतलब करेक्ट प्लांट्स की आइडेंटिफिकेशन बहुत जरूरी होती है मेडिसिन की प्रिपरेशन के लिए, क्योंकि मेडिसिनल प्रिपरेशन के अंदर जो एक्टिव केमिकल कॉन्स्टेंट्स होते हैं वो मेजर रोल प्ले करते हैं। और वो हर प्लांट के अंदर डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। तो अगर हमने करेक्टली आइडेंटिफाई नहीं किया प्लांट्स को कि उसके अंदर कौन कौन से केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, कौन कौन से एक्टिव केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, तो मेडिसिन प्रिपरेशन के अंदर दिक्कत आ सकती है। हो सकता है कि वो टॉक्सिन ज्यादा रिलीज करे और साइड इफेक्ट्स कॉज करे इंसान के अंदर, या फिर ह्यूमन यूज, या फिर ह्यूमन जब कंज्यूम करे तो हो सकता है कि थेरेप्यूटिक यूज कम हो उसका और साइड इफेक्ट्स ज्यादा करे और टॉक्सिन प्रोड्यूस करे। तो इसीलिए करेक्ट आइडेंटिफिकेशन जरूरी होता है प्लांट्स को। इसके बाद में आता है स्टैंडर्डाइजेशन। मतलब जांचते हैं हम। इसके अंदर है इट इंश्योर्स करेक्ट डोजेस। मतलब ये करेक्ट डोज को इंश्योर करता है कि किस डोज के अंदर कितना अमाउंट ऑफ केमिकल कॉन्स्टेंट होना चाहिए। इसको हमने सेफ्टी, ये डोज की सेफ्टी भी देखता है कि जो मेडिसिन प्रिपरेशन हमने प्रिपेयर की है या फिर जो मेडिसिन हमने बनाई है वो ह्यूमन यूज के लिए सेफ है, या फिर कोई टॉक्सिक इफेक्ट प्रोड्यूस कर रही है या फिर नहीं कर रही है। इसके बाद में उसकी प्योरिटी चेक करते हैं कि किसी टाइप की अडल्ट्रेशन थोड़ी हुई है उसके अंदर, या फिर हो सकता है कि सब्स्टिट्यूशन की गई हो, तो वो सब चेक करते हैं इसके अंदर, क्योंकि इम्प्योर सब्सटेंसेस में टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करते हैं ह्यूमन यूज के अंदर। इसके बाद में कंजर्वेशन ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स आता है, जिसके अंदर है प्रोटेक्ट ट्रेडिशनल मेडिसिनल स्पीसीज। मतलब ये जो ट्रेडिशनल मेडिसिनल स्पीसीज होती है उसे प्रोटेक्ट करता है और सस्टेनेबल यूज के लिए बचा के रखता है। इसके बाद में साइंटिफिक रिसर्च आता है, जिसके अंदर है मॉडर्न स्टडीज परफॉर्म ऑन सिद्धा ड्रग्स। मतलब प्रेजेंट टाइम के अंदर जैसे जैसे टाइम बीत रहा है या फिर जैसे जैसे हम ग्रो कर रहे हैं, वैसे वैसे जो मॉडर्न स्टडीज परफॉर्म की जा रही है साइंटिस्ट के मदद से, या फिर साइंटिस्ट रिसर्च कर रहे हैं सिद्धा ड्रग्स के ऊपर, और उन्हें और ज्यादा बेहतर बना रहे हैं और ज्यादा एडवांस कर रहे हैं। इसके बाद में आता है रोल ऑफ फार्माकोग्नोसी इन होम्योपैथी। मतलब होम्योपैथी के अंदर फार्माकोग्नोसी का क्या रोल है। तो इसके अंदर सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू होम्योपैथी अगर हम देखें तो इसके अंदर है होम्योपैथी वाज डेवलप्ड बाय सैमुअल हैनेमान। मतलब होम्योपैथी सबसे पहले डेवलप की गई थी सैमुअल हैनेमान के द्वारा। इसके बाद में बेस्ड ऑन प्रिंसिपल, मतलब ये किस प्रिंसिपल पे बेस्ड होती है, तो वो है लाइक क्योर्स लाइक। मतलब जहर ही जहर को काटता है, ऐसे भी हम इसे याद कर सकते हैं सिंपल वे के अंदर। इस प्रिंसिपल पे ये बेस्ड है, लाइक क्योर्स लाइक पे। इसके बाद में इसके मीनिंग की बात करें तो वो है ए सब्सटेंस कॉजिंग सिम्पटम्स इन हेल्दी पर्सन कैन क्योर सिमिलर सिम्पटम्स इन सिक पर्सन। मतलब एक सब्सटेंस है जो हेल्दी पर्सन के अंदर सिम्पटम्स कॉज कर रहा है, वही सिक पर्सन को भी ठीक कर सकता है उन्हीं उन्हीं सिम्पटम्स को क्योर करके। तो ये इसकी मीनिंग हो गई। इसके बाद में इंपॉर्टेंट फीचर्स की बात करें होम्योपैथी, तो इसके अंदर आता है वेरी स्मॉल डोजेज यूज। मतलब इसके अंदर स्मॉल डोजेज यूज करते हैं ट्रीटमेंट के अंदर किसी भी डिजीज को क्योर करने के लिए। मेडिसिन हाईली डाइल्यूटेड, और जो भी मेडिसिन होती है वो हाईली डाइल्यूटेड होती है, यानी डाइल्यूटेड फॉर्म के अंदर होती है। इसके बाद में है नेचुरल सब्सटेंसेस कॉमनली यूज्ड।
मतलब इसके अंदर सबसे ज़्यादा नेचुरल सब्सटेंसेस को ही यूज़ किया जाता है और बेसिकली क्रूड ड्रग्स को यहाँ पे यूज़ में लिया जाता है। इसके बाद में रोल ऑफ फार्माकोग्नोसी इन होम्योपैथी, मतलब होम्योपैथी के अंदर फार्माकोग्नोसी का क्या रोल है? तो इसके अंदर सबसे पहले आता है सोर्स ऑफ ड्रग्स, मतलब ऑब्टेन फ्रॉम, कि किससे ऑब्टेन होती है? प्लांट्स, एनिमल्स, मिनरल्स, मतलब जो ड्रग्स किस-किस से ऑब्टेन होती है वो आते हैं सोर्सेस ऑफ ड्रग्स के अंदर, जिसके अंदर प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए और मिनरल्स हो गए। इसके बाद में ड्रग आइडेंटिफिकेशन आता है जिसके अंदर वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज़ मेडिसिन्स आर हाइली डाइल्यूटेड, मतलब इसके अंदर मेडिसिन को करेक्टली आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इसके अंदर जैसे कि आप सभी को पता है कि जो ड्रग्स यूज़ होती है, वो स्मॉल अमाउंट के अंदर ही यूज़ होती है और वेरी डाइल्यूटेड फॉर्म के अंदर यूज़ होती है, यानी हाइली डाइल्यूटेड अमाउंट के अंदर होती है वो। तो इसीलिए अगर गलत डोज़ हमने सेलेक्ट की, तो उसका इफ़ेक्ट भी गलत होगा और मेजर साइड इफ़ेक्ट वो कॉज़ कर सकता है। इसीलिए करेक्ट ड्रग आइडेंटिफिकेशन बहुत ज़रूरी है। इसके बाद में प्रिपरेशन ऑफ मदर टिंचर्स आता है, मतलब इसके अंदर जो भी हमारे पास ओरिजिनल ड्रग होती है, उसको हम अल्कोहल या वाटर के अंदर एक्सट्रैक्ट करते हैं और जो सबसे पहला स्ट्रॉन्ग एक्सट्रैक्ट हमारे को मिलता है, उसी को मदर टिंचर बोलते हैं। तो इसके अंदर है क्रूड ड्रग्स एक्सट्रैक्टेड इन अल्कोहल एंड वाटर, मतलब जैसे मैंने भी बताया कि क्रूड ड्रग्स जो होती है यानी फिर जो ओरिजिनल ड्रग होती है, उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं अल्कोहल या फिर वाटर के अंदर, और जो स्ट्रॉन्ग एक्सट्रैक्ट हमें सबसे पहले मिलता है उसी को मदर टिंचर बोलते हैं। तो इसकी प्रिपरेशन करते हैं इसके अंदर। इसके बाद में स्टैंडर्डाइजेशन आता है। इसके अंदर इंश्योर्स क्वालिटी एंड कंसिस्टेंसी, मतलब ये गुणवत्ता जाँचता है किसी भी ड्रग की या फिर प्रिपरेशन की, कि ड्रग की क्वालिटी क्या है और वो कैसे परफ़ॉर्म करेगी या फिर उसकी यूसेज क्या है और सेम कंसिस्टेंसी के अंदर क्वालिटी मेंटेन हो रही है या फिर नहीं हो रही है। इसके बाद में एग्ज़ाम्पल्स आते हैं जिसके अंदर जैसे बेलाडोना हो गया, नक्स वोमिका हो गया और अर्निका हो गया, एकोनाइट हो गया। इसके बाद में नेक्स्ट आता है रोल ऑफ फार्माकोजेनेसिस इन चाइनीज़ सिस्टम ऑफ मेडिसिन, मतलब सीएसएम या फिर चाइनीज़ सिस्टम ऑफ मेडिसिन के अंदर फार्माकोजेनेसिस का क्या रोल है? इसके अंदर सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू टीसीएम देखिए यानी ट्रेडिशनल चाइनीज़ मेडिसिन देखें। तो इसके अंदर ट्रेडिशनल चाइनीज़ मेडिसिन इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट हीलिंग सिस्टम्स, मतलब जो ट्रेडिशनल चाइनीज़ मेडिसिन है, ये सबसे ज़्यादा ओल्डेस्ट हीलिंग सिस्टम्स हैं, जो कि यूज़ किए जाते थे प्राचीन समय के अंदर या फिर एंशिएंट टाइम के अंदर। इसके बाद है बेस्ड ऑन बैलेंस मेथड, मतलब ये किस चीज़ों के बैलेंस बेस्ड होती है? तो ये यिंग और यांग के पर बेस्ड होती है, मतलब अगर ये दोनों बॉडी के अंदर बैलेंस्ड अमाउंट में है, तो बॉडी हेल्दी है और अगर इन दोनों के बैलेंस में कोई भी डिस्टर्बेंस आई, तो बॉडी अनहेल्दी। तो इसके बाद में हम सबसे पहले यिंग यांग थ्योरी समझेंगे। इसके अंदर यिंग की अगर हम बात करें सबसे पहले, तो ये रिप्रेज़ेंट करता है कोल्ड को, डार्कनेस को, वीकनेस। इसके बाद में यांग की अगर हम बात करें तो इट रिप्रेजेंट्स हीट, एनर्जी एंड एक्टिविटी, मतलब ये इन 3 चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। दिस ऑकर्स ड्यू टू इम्बैलेंस, और डिज़ीज़ इन्हीं चीज़ों के इम्बैलेंस की वजह से या फिर जो यिंग और यांग होता है, इन्हीं दोनों के इम्बैलेंस की वजह से कॉज़ होती है। इसके बाद में रोल ऑफ फार्माकोगनोसी इन चाइनीज़ मेडिसिन की अगर हम बात करें कि चाइनीज़ मेडिसिन के अंदर फार्माकोगनोसी का क्या रोल है, तो इसके अंदर सबसे पहले आता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ हर्ब्स, मतलब करेक्ट हर्ब आइडेंटिफिकेशन इज़ इम्पोर्टेंट। इसके अंदर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि करेक्ट हर्ब्स को हम आइडेंटिफाई करें, क्योंकि अगर हमने गलत हर्ब अगर एक्सट्रैक्ट कर लिया, फिर आइडेंटिफाई कर लिया, सिलेक्ट कर ली गलत ड्रग हमने या फिर गलत ड्रग को हमने सेलेक्ट कर लिया, तो उससे जो प्रिपरेशन बनेगी, हो सकता है कि वो साइड इफेक्ट्स कॉज़ करे और ह्यूमन यूज़ के लिए सेफ ना हो। इसलिए करेक्ट हब को आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी होता है। इसके बाद में आता है आइसोलेशन ऑफ बायोएक्टिव कंपाउंड्स, मतलब इसके बाद में हम जो भी बायोएक्टिव कंपाउंड्स होते हैं किसी हब्स के अंदर, उनको आइसोलेट करते हैं। इसके अंदर मेनी एक्टिव कंपाउंड्स आइसोलेटेड फ्रॉम चाइनीज़ हब्स, मतलब जो भी चाइनीज़ हब्स होती है उसके अंदर बहुत सारे एक्टिव कंपाउंड्स होते हैं, जिन्हें हम बायोएक्टिव कंपाउंड्स बोलते हैं। उनको आइसोलेट कर लेते हैं ताकि हमें प्रिपरेशन बनाने में आसानी रहे। इसके बाद में स्टैंडर्डाइजेशन एंड क्वालिटी कंट्रोल आता है, जिसके अंदर हम बेसिकली उसकी गुणवत्ता को जाँचते हैं और उसकी क्वालिटी को चेक करते हैं। इसके बाद में इट एंश्योर्स प्योरिटी, सेफ्टी, एफिकेसी, मतलब ये क्या एंश्योर करता है कि जो हमने फॉर्मुलेशन बनाई है वो प्योर है या नहीं है, सेफ है या नहीं है या फिर कितनी इफेक्टिव है। इसके बाद में डेवलपमेंट ऑफ हर्बल फॉर्मुलेशंस आता है। इसके अंदर प्रिपेयर्ड हेrbs, पाउडर्स, डिकॉक्शंस, कैप्सूल्स, एक्सट्रैक्ट्स, मतलब इसके अंदर हम पाउडर बनाते हैं, डिकॉक्शन बनाते हैं, कैप्सूल्स बनाते हैं और एक्सट्रैक्ट्स बनाते हैं। डिकॉक्शंस बेसिकली यहाँ पे वो होते हैं कि मतलब जो हर्ब्स होती है, चाइनीज़ हर्ब्स जो होती है, उन्हें पानी के अंदर उबालते हैं हाई टेम्परेचर पे और जो प्रिपरेशन तैयार होती है उसे डिकॉक्शन बोलते हैं। इसके बाद में एग्ज़ाम्पल्स की अगर हम बात करते हैं जैसे जिनसेंग हो गया और एफिड्रा हो गया। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, आशा करता हूँ आपको समझ में आई होगी। अगर फिर भी किसी टाइप का अगर डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में हमसे रीच आउट कर सकते हो। हम कोशिश करेंगे कि आपके कोई डाउट क्लियर हो। साथ ही आपको बताना चाहूँगा कि किसी भी टाइप की सप्लीमेंट्स अगर आपको चाहिए हो, तो टायर फार्म का ऐप आप डाउनलोड कर सकते हो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी गिवन है और प्ले स्टोर से भी डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हो।
साथ ही आपको बताना चाहूँगा कि टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, वहाँ से आप वो भी जॉइन कर सकते हो। वहाँ पे भी रेगुलर अपडेट्स आपको मिलते रहते हैं। थैंक यू।